रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जिस दृढ़ संकल्पता के साथ इस चैनल पर की गई थी, उसके अंतिम मुकाम पर हम लोग आ पहुँचे हैं। आज लास्ट टॉपिक का क्लास है। हालांकि मैं तो चाहता था कि एक ही क्लास में सारे नीतियों को क्लास ले लूं, लेकिन ये संभव नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था और यह आपके लिए बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। आज पहला पार्ट है और कल कोशिश करूँगा दूसरा पार्ट डाल देने का। क्लास शुरू करने से पहले यह बता दूं कि जो झारखंड सरकार की नीतियां हैं उसमें कुल 6 प्रश्न आपके आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जिसके लिए 12 मार्क्स निर्धारित हैं। इसमें मैं पुनर्वास नीति और औद्योगिक नीति, जो सबसे टफ सेक्शन थे, उसका मैं क्लास ले चुका हूं और औद्योगिक नीति से संबंधित प्रश्न भी दे चुका हूं, जिसमें प्रस्तावित औद्योगिक नीति 2021 से संबंधित प्रश्न भी शामिल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो झारखंड के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति से इसके क्लासेस हो चुके हैं। निम्न में से किस परियोजना में झारखंड में सर्वाधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था? ए नंबर एचईसी रांची, बी नंबर सीसीएल, सी नंबर बोकारो स्टील प्लांट, डी नंबर दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, सीसीएल। अगर एचईसी का देखा जाए तो 9,200 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था उसके अंतर्गत। सीसीएल के अंतर्गत 1,50,300 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था और बोकारो स्टील प्लांट बनाने के लिए 34,227 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था, जबकि दामोदर घाटी निगम बनाने के लिए 28,837 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। झारखंड के आदिवासी सबसे अधिक विस्थापित होकर किस राज्य में गए हैं? ए नंबर बिहार, बी नंबर बंगाल, सी नंबर असम, डी नंबर बी और सी दोनों। ठीक है, तो कंबाइंड आपका बंगाल और असम मिला करके जो है सर्वाधिक आदिवासी झारखंड के विस्थापन का शिकार होकर इन राज्यों की ओर प्रवासित हो गए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, वर्ष 1931 में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? ए नंबर ऑप्शन है 31%, बी नंबर 51%, सी नंबर 26.21%, डी नंबर 50% और सही उत्तर जो होगा डी 50%। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड में आदिवासियों का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ए नंबर 28%, बी नंबर 32%, सी नंबर 31% और डी नंबर 26.21%। उत्तर जो सही होगा डी होगा 26.21%। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। झारखंड पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? ए, न्यूनतम विस्थापन करना या विस्थापन नहीं करना। बी, अति आवश्यक हो तो परियोजना के लिए बंजर और असिंचित भूमि को अधिग्रहित करना। सी, परिवारों का विस्थापन कम हो या ज़्यादा, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। डी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति संवेदनशील रुख रखना। तो इसमें जो गलत है, परिवारों का विस्थापन कम हो या ज़्यादा तो भी सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा होगा परिवारों का संख्या तब भी सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन होता है। उपायुक्त के स्तर के ठीक नीचे स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्ति किन स्थितियों में की जाएगी? पुनर्वास प्रशासक, ये नंबर आइए, जब विस्थापन 50 से ज़्यादा लोगों का हुआ है, जब विस्थापन 100 से ज़्यादा लोगों का हुआ है, अनैच्छिक विस्थापन। ठीक है, जब विस्थापन 100 से ज़्यादा लोगों का हुआ है, यहाँ पर अनैच्छिक वर्ड यूज नहीं है। डी नंबर, जब विस्थापन 500 से ज़्यादा लोगों का हुआ है। तो सही उत्तर जो होगा बी होगा, विस्थापन जो होना चाहिए अनैच्छिक। अगर ऐच्छिक विस्थापन होता है, अगर अनैच्छिक वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो वह सही नहीं होगा, इसलिए उत्तर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का आदेश जब दिया जाता है तो उसके कितने दिनों के अंदर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन फिनिश कर लेना है? ए नंबर 45 दिन, बी नंबर 180 दिन, सी नंबर 30 दिन, डी नंबर 42 दिन। सही उत्तर जो होगा सी होगा 30। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अगर 100 से अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन की संभावना अधिक किसी क्षेत्र में हो तो कितने दिनों के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा? जो भी पदाधिकारी उत्तरदायी हैं उनके द्वारा। ए नंबर 15 दिनों के अंदर, बी नंबर 20 दिनों के अंदर, सी नंबर 30 दिनों के अंदर, डी नंबर 2 माह के अंदर। सही उत्तर होगा ए 15 दिनों के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 9 आइए, निम्न में से कौन प्रभावित परिवारों को सूची में शामिल नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर, जो प्रभावित क्षेत्र की अनुसूचित होने के स्थिति में 15 वर्ष से पूर्व उस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ 15 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। बी, जो प्रभावित क्षेत्र के गैर अनुसूचित होने की स्थिति में पिछले 30 वर्षों से लगातार रह रहे हों और विधानसभा से प्रमाणित। सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों शामिल होंगे। डी, उपरोक्त में से कोई भी शामिल नहीं होंगे, यानी कि न ही ए शामिल होंगे न ही बी शामिल होंगे। इस प्रकार उत्तर जो सही होगा आपका डी होगा। क्यों होगा देखिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र होने की स्थिति में 30 वर्ष पूर्व से उसको रहना पड़ेगा और गैर अनुसूचित क्षेत्र होने पर 15 वर्ष का रूल है। अब विधानसभा से प्रमाणित नहीं होता है बल्कि पंचायत से प्रमाणित होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्वास आयुक्त के द्वारा सरकार की अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों के अंदर किसी भी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र घोषित कर सकता है। एक तो प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जहां से हट रहा और जहां पे बसेगा वो पुनर्स्थापन क्षेत्र कहलाता है। ए नंबर 22 दिनों के अंदर, बी नंबर 15 दिनों के अंदर, सी नंबर 30 दिनों के अंदर, डी नंबर 2 माह के अंदर। और जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, 15 दिनों के अंदर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। पुनर्स्थापना और पुनर्वास प्रशासक के द्वारा पुनर्वास के लिए जमीन किस प्रकार से अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रशासक होंगे किस प्रकार से जमीन की व्यवस्था करेंगे, इसका अर्थ यही है। ए नंबर, निजी जमीन का अधिग्रहण उचित मूल्य तय कर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अधिग्रहण कर सकता है मूल्य देकर। बी नंबर, निजी जमीन के लिए उचित करार उस व्यक्ति के साथ किया जा सकता है जिसका जमीन है। सी नंबर, राज्य सरकार को भूमि प्रबंध करने हेतु आग्रह कर सकता है अगर उसको कहीं नहीं मिले। डी, उपरोक्त में से तीनों तरीकों से। तो जो सही उत्तर होगा उसको एनी हाउ व्यवस्था करना है, नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार को आग्रह करेगा ही, इसलिए उत्तर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की 100 या अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवार अगर अनैच्छिक रूप से विस्थापित होते हैं तो इन विस्थापन और पुनर्वास के पूर्व निम्न में से किस का सलाह लेना होगा। ए नंबर, जनजातीय सलाहकार परिषद से। बी नंबर, संबंधित ग्राम पंचायत से। सी नंबर, संबंधित जातीय पंचायत से। डी नंबर, राज्यपाल से। राज्यपाल लिखा गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। ए नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा ए नंबर होगा, जनजातीय सलाहकार परिषद। चलिए 13 नंबर आइए। अर्जनकारी निकाय के द्वारा भूमि को जिस प्रयोजन हेतु लिया गया है अगर उस प्रयोजन की प्रतिपूर्ति अगले 5 वर्षों में आंशिक रूप से और अगले 15 वर्षों में पूर्ण रूप से नहीं होता है तो भूमि का स्वामित्व किसके पास चला जाएगा। ए नंबर, राज्य सरकार के पास। बी नंबर, मूल भूस्वामी के पास। सी नंबर, संबंधित ग्राम पंचायत के पास। डी नंबर, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वास्तव में राज्य सरकार के पास से जाता है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में उसी ने दिया है। ठीक है, ए नंबर राज्य सरकार के पास और मूल भूस्वामी के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसे क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसके माध्यम से मूल भूस्वामी के पास जमीन जा सकता है, उसे अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन परिस्थितियों में 15 वर्षों तक अर्जनकारी निकाय के द्वारा भूमिका को भूमि का अलग अलग कर दीजिएगा, अगर पूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है तो भूमि मूलभूत स्वामी के पास हस्तांतरित हो सकता है। ठीक है, ए नंबर, अगर अर्जनकारी निकाय के द्वारा अन्य व्यक्ति या अन्य कंपनी को जमीन बेचने की कोशिश की जाए। बी नंबर, यदि सरकार उस भूमिखंड को अन्य परियोजना के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहती हो। सी नंबर, न्यायालय के आदेश से। डी नंबर, राज्यपाल के आदेश से। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है इस एक्ट में कि अगर 15 वर्षों तक यूज नहीं होता है तो राज्य सरकार के पास हस्तांतरित होगा, भूस्वामी के पास, मूल भूस्वामी के पास नहीं। लेकिन मूल भूस्वामी के पास उसी स्थिति में होगा जब राज्य सरकार कुछ और उपयोग जो है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उस भूमि का नहीं करना चाहती है। अगर वो करना चाहे तो राज्य सरकार कर सकती है क्योंकि उसने ऑलरेडी जो मूल भूस्वामी था उसे भुगतान हो चुका है उसका क्षतिपूर्ति का। लेकिन अगर सरकार कोई यूज नहीं करेगी तो फिर वापस चला जाएगा मूल भूस्वामी के पास, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्जनकारी निकाय निम्न में से किन परिस्थितियों में अर्जित की गई भूमि का विक्रय कर सकता है। ए नंबर, राज्य सरकार की अनुमति से। बी नंबर, किसी अन्य सार्वजनिक कंपनी को यानी कि जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लेना चाहता है। सी नंबर, किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को। डी नंबर, किसी भी स्थिति में अर्जनकारी निकाय को विक्रय का अधिकार नहीं होगा। और ये पूरी तरह से सही है डी नंबर, इसलिए उत्तर डी होगा।
कि उससे बेचने का अधिकार नहीं है, वो अपना पर्सनल यूज करेगा, जिस प्रयोजन के लिए लिया है उसी प्रयोजन के लिए यूज करना है, 15 वर्षों तक पूर्ण रूप से प्रयोग कर लेना है, अन्यथा फिर से राज्य सरकार के पास चला जाएगा जमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका आवास परियोजना के कारण अधिग्रहित या नष्ट हो गया हो तो उसे गृह निर्माण हेतु कितनी जमीन उपलब्ध कराए जाएंगे? ए नंबर शहरी क्षेत्र की स्थिति में 5 डिसमिल, बी नंबर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में 10 डिसमिल, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर जो होगा, सही उत्तर जो होगा सी होगा, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए 5 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का घर परियोजना के कारण नष्ट हो गया हो और वह भूमि की जगह आवास चाहता है, ठीक है, आरोहम को और वह पढ़िएगा, भूमि की जगह आवास चाहता हो तो इस स्थिति में क्या प्रावधान है? ए नंबर शहर में 100 मीटर स्क्वायर के आकार का आवास प्रदान किया जा सकता है, बी नंबर गांव में 50 मीटर स्क्वायर के आकार का आवास प्रदान किया जा सकता है, सी नंबर बहुमंजिली इमारतों में आवास प्रदान करना संभव है, डी नंबर ए और सी दोनों। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, ए और सी दोनों, कि जिसका घर गया है उसे 100 मीटर स्क्वायर का ही मिलेगा। यह अलग बात है कि अगर जमीन की उपलब्धता सरकार पास नहीं हो तो बहुमंजिली इमारतें बनाकर उसमें ही उपलब्ध करा दे, लेकिन उसका आकार होना चाहिए 100 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन है तो उसे किन परिस्थितियों में 55 वर्ग मीटर का आवास प्रदान किया जा सकता है, चाहे शहर में मिले या गांव में? इन लोगों का होगा 55 स्क्वायर मीटर, क्योंकि इनका अपना घर नहीं था। ये नंबर संबंधित व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में 30 वर्षों से लगातार रह रहा हो, बी नंबर संबंधित व्यक्ति गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लगातार 15 वर्षों से रह रहा हो, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों स्थितियों में, डी नंबर ऐसे व्यक्तियों को आवास नहीं मिल सकता। तो जो सही उत्तर होगा सी होगा, उपरोक्त दोनों स्थितियों में। अगर अनुसूचित क्षेत्र में हो तो 30 वर्षों से लगातार किसी भी कारोबार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से रह रहा हो, लगातार सबूत होना चाहिए उसके पास, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 15 वर्ष, तो 55 मीटर स्क्वायर का मिलेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पीड़ित विस्थापितों के आवास, भूमि आवंटन और मौद्रिक राशि, ठीक है, चाहे आवास मिल रहा हो या भूमि मिल रहा हो या कोई राशि मिल रही हो, तो उस संदर्भ में आपको सोचना है कि कौन सा सही है। नंबर आवंटित आवास या भूमि सभी प्रकार के ऋणों और दायित्वों से मुक्त होंगे, बी नंबर आवंटित आवास या भूमि पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होंगे, जो भी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी वह भी पति और पत्नी दोनों के नाम से होगा, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, जो भी लाभ मिलेगा पति और पत्नी के नाम से होगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, यानी कि प्रभावित परिवार का क्या नुकसान हुआ है, उसके बदले क्या राशि दिया जाएगा, इससे संदर्भ में है। ए नंबर पशु और पशुशाला प्रदत्त राशि 35,000 रुपये, बी नंबर पशु और अन्य वस्तुओं का परिवहन प्रदत्त राशि 15,000 रुपये, सी नंबर दुकान अगर नष्ट होता है तो प्रदत्त राशि 45,000 रुपये, डी नंबर उपरोक्त में से कोई गलत नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, दुकान के लिए 45,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं। जिस स्थान पर 100 या इससे अधिक परिवारों का बिना इच्छा के विस्थापन होता है, यानी कि अनैच्छिक विस्थापन होता है, वहाँ पुनर्वास योजना के लिए एक पुनर्वास और पुनर्स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। उसका अध्यक्ष कौन होगा? ए नंबर अनुमंडल अधिकारी, बी नंबर अनुमंडल अधिकारी का स्तर का कोई भी अधिकारी, सी नंबर अनुमंडल अधिकारी से कुछ नीचे स्तर के अधिकारी, डी नंबर उपरोक्त में से कोई भी संभव। ऐसा नहीं है, बी नंबर उत्तर होगा कि अनुमंडल अधिकारी भी हो सकते हैं, उनके लेवल के कोई अन्य अधिकारी भी होंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। पुनर्वास की निगरानी हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जहाँ पर भी विस्थापन से प्रॉब्लम है वहाँ पर एक पुनर्वास समिति बनेगा, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, निगरानी हेतु एक बनेगा समिति, तो उसका अध्यक्षता ए नंबर उपायुक्त, बी नंबर उपायुक्त स्तर का कोई भी अधिकारी, सी नंबर उपायुक्त से न्यून अधिकारी, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा उपायुक्त होगा। निगरानी समिति का हेड जो होंगे उपायुक्त ही होंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। राज्य पुनर्स्थापना और पुनर्वास परिषद का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी अनिवार्य है? ए नंबर 4 बार, बी नंबर 2 बार, सी नंबर 3 बार, डी नंबर 1 बार। सही उत्तर जो होगा बी होगा, 2 बार। यह छठी जेपीएससी में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? ए नंबर गृह सचिव, बी नंबर मुख्यमंत्री, सी नंबर राज्यपाल, डी नंबर विकास आयुक्त।
ठीक है, इस पर थोड़ा सावधानी रखिएगा। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही राज्यपाल हैं। इसका उत्तर जो है विकास आयुक्त है, डी नंबर। झारखंड में नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। झारखंड में जो नवीनतम सरेंडर पॉलिसी लाया गया है नक्सलियों के लिए, उसी पर मैंने प्रश्न को संकेंद्रित रखा है, क्योंकि प्रश्न वहीं से आएंगे, पुराने वाले से आने की संभावनाएं नगण्य हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं। झारखंड में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण और पुनर्वास से तो निम्न में से किन किन वर्षों में सरेंडर पॉलिसी लाए गए हैं? ए नंबर 2009, बी नंबर 2016, सी नंबर 2015, डी नंबर ए और सी दोनों, यानी कि 2009 और 2015 दोनों, और यही सही उत्तर है। ठीक है, ए और सी दोनों। चलिए 26 नंबर देखते हैं। झारखंड के कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं? ए नंबर सभी 24 जिले, बी नंबर 22 जिले, सी नंबर 18 जिले, डी नंबर 12 जिले। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, 24 में से 22 जिले। चलिए 27 नंबर देखते हैं। उग्रवादी किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं? ठीक है, चाहे आपका 2009 का सरेंडर पॉलिसी हो या 2015 का, यह नियम नहीं बदला है। ठीक है, ए नंबर मंत्री, सांसद या विधायक के समक्ष, बी नंबर उपायुक्त के समक्ष, सी नंबर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि, डी नंबर है उपरोक्त में से सभी, यानी कि किसी के भी समक्ष जो है आत्मसमर्पण हो सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है, या राज्य सरकार जिसे भी निर्देशित कर दे उसके समक्ष हो सकता है, इसलिए उत्तर जो होगा डी हो। 28 नंबर देखते हैं। किसी भी उग्रवादी के प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के लिए जो स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? ए नंबर उपायुक्त, बी नंबर जिला पुलिस अधीक्षक, सी नंबर अनुमंडल अधिकारी, डी नंबर आयुक्त यानी कि कमिश्नर। तो उत्तर जो होगा बी होगा, जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, यहाँ पर उपायुक्त उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर और पुनर्वास नीति 2015 में नक्सलियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? ए नंबर 3 श्रेणी में, बी नंबर 2 श्रेणी में, सी नंबर 3 श्रेणी में, डी नंबर 5 श्रेणी में। जो सही उत्तर होगा बी होगा, 2 श्रेणी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्रेणी ए के नक्सलियों को पुनर्वास हेतु कितनी राशि के अनुदान प्राप्त होंगे? ए नंबर 5 लाख रुपए, 2 नंबर 2.5 लाख रुपए, 3 नंबर 3 लाख रुपए, डी नंबर 10 लाख रुपए। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, 5 लाख रुपए। यह जो 5 लाख रुपए प्राप्त होगा उसमें 1 लाख रुपए जो है तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा, बाकी फिर उस नक्सली की गतिविधि पर नज़र रखा जाएगा और 1 वर्ष के बाद फिर 2 लाख का भुगतान होगा, फिर 1 साल और गतिविधि पर उनकी नज़र रखे जाएंगे, फिर जो है 2 लाख 1 साल बाद आपका भुगतान हो जाएगा। इस तरीके से 5 लाख भुगतान लगभग 2 वर्षों की समय सीमा में होगा। चलिए 31 नंबर आइए। श्रेणी बी के उग्रवादियों या नक्सलियों को पुनर्वास अनुदान के रूप में कितने प्राप्त होंगे? ए नंबर 5 लाख रुपए, बी नंबर 2.5 लाख रुपए, सी नंबर 10 लाख रुपए, डी नंबर 3 लाख रुपए। सही उत्तर जो है बी है, 2.5 लाख रुपए। उसमें 50,000 तत्काल होगा और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखा जाएगा, और 1 लाख रुपया 1 साल बाद, फिर अगला 1 लाख रुपया उसके 1 साल बाद, यानी कि 2 साल टोटल टाइम लगेगा 2.5 लाख भुगतान करने में। चलिए 32 नंबर देखते हैं। उग्रवादियों को किसी कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पुनर्वास समिति के द्वारा 1 वर्षों तक कितनी प्रशिक्षण राशि प्रति माह के साथ प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? ए नंबर 2500 रुपया, बी नंबर 3000 रुपया, सी नंबर 5000 रुपया और डी नंबर 7000 रुपया। चलिए 33 नंबर देखते हैं। उग्रवादियों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक शिक्षा हेतु अधिकतम कितने रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? ए नंबर 30,000 रुपये, बी नंबर 25,000 रुपये, सी नंबर 10,000 रुपये, डी नंबर 40,000 रुपये। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 25,000 रुपये। वो कितना भी फी में पढ़ रहा है उससे मतलब सरकार को नहीं है, हाँ, लेकिन 25,000 रुपये हेल्प कर दिया जाएगा अगर बच्चा पढ़ता है तो। सरकार द्वारा आम जनता के संदर्भ में क्या व्यवस्था है? सरकारी कर्मियों, पुलिस इत्यादि के बारे में क्या व्यवस्था है अगर उग्रवादी आतंकवादी हिंसा के चपेट में आते हैं? तो 34 नंबर आइए। उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी राशि प्रदान सरकार करेगी? ए नंबर 2 लाख, बी नंबर 3 लाख, सी नंबर 5 लाख, 1 लाख रुपये। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, 1 लाख रुपये आम जनता अगर कोई भी उग्रवादी हिंसा में मारे जाते हैं तो उनके आश्रितों को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। यदि किसी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मी की मृत्यु उग्रवादी हमले या हिंसा में हो जाती है
तो उससे राज्य सरकार की ओर से कितना अनुदान प्राप्त होगा? ए नंबर 5 लाख, बी नंबर 10 लाख, सी नंबर 8 लाख, डी नंबर 12 लाख रुपए। इसका जो सही उत्तर है वह होगा बी नंबर 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में स्थानीयता की नीति कब लागू हुई थी जिससे झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में रद्द कर दिया गया? ए नंबर 2015, बी नंबर 2016, सी नंबर 2017, डी नंबर 2018। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा 2016। स्थानीयता की नीति जिस पर इतना सारा विवाद हुआ, 3-4 साल से जो है आपका नियुक्ति लटका हुआ है, ठीक है, तो उसे वापस ले लिया है, ठीक है, अभी जो है वर्तमान में वापस ले लिया है। आज के सुबह के शॉर्ट वीडियोज में आप देख सकते हैं। 37 नंबर देखते हैं, झारखंड की क्रय नीति 2014 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए नंबर, ऐसी कंपनियां जिसमें झारखंड सरकार की 50% हिस्सेदारी हो अगले 3 वर्षों तक सूक्ष्म लघु उद्योगों से अपने कुल खरीदारी का 20% खरीदारी करेंगे। सही कौन है वो पता लगाना है। बी नंबर, सूक्ष्म लघु उद्योगों का विकास करना झारखंड की क्रय नीति 2014 का मुख्य उद्देश्य है। सी नंबर है, सूक्ष्म लघु उद्योगों में से जो 20% खरीदारी की जाएगी उसमें से 4% खरीदारी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित सूक्ष्म लघु उद्योगों से होगी और 16% अन्य क्षेत्रों से। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी सही है और डी नंबर ही सही होगा, उपरोक्त में से सभी सही स्टेटमेंट है। चलिए 38 नंबर आते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? ए नंबर 7 वर्ष, बी नंबर 5 वर्ष, सी नंबर 3 वर्ष और डी नंबर 10 वर्ष। किस नीति की बात हो रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे 2015 में जो बना था। इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, यानी कि 5 वर्षों के लिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 1 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए 39 नंबर देखते हैं, झारखंड के खाद्य प्रसंस्करण नीति के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी SLEC शॉर्ट में जिसको बोलते हैं की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण नीति का इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिलेक्ट बनता है। ए नंबर स्वास्थ्य सचिव, बी नंबर मुख्यमंत्री, सी नंबर खाद्य सचिव, डी नंबर मुख्य सचिव। सही उत्तर जो होगा डी होगा, मुख्य सचिव। जो सेलेक्ट होगा यानी कि स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी होगा उसके कुल 15 मेंबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, झारखंड का मटर उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए नंबर ऑप्शन है 2nd, बी नंबर है 10th, सी नंबर है 6th, डी नंबर है 12th। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, मटर उत्पादन का, ठीक है। 41 नंबर आई, झारखंड का टमाटर उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए नंबर दूसरा, बी नंबर 12वां, सी नंबर तीसरा, डी नंबर 6ठा। इसका जो सही उत्तर होगा 6th होगा। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति झारखंड में कब लागू हुआ था? ठीक है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति झारखंड में कब लागू हुआ था? जो आपके समक्ष है, ए नंबर 1 अप्रैल 2015, बी नंबर 15 नवंबर 2015, सी नंबर 1 सितंबर 2015, डी नंबर 2 अक्टूबर 2015। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सी, वो पिछले पेज में ही उत्तर आपका था, और 1 सितंबर 2015। 43 नंबर आ जाइए, खाद्य प्रसंस्करण नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? ए नंबर, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लागत यानी कि 5 करोड़ तक का 35% अनुदान सामान्य क्षेत्रों में दिया जाएगा। 5 करोड़ से ज़्यादा भी रहेगा तो 5 करोड़ का 35% जितनी राशि होगी उतना ही अनुदान मिलेगा, इसका अर्थ ये है। बी नंबर, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लागत 5 करोड़ तक का 45% अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में अगर आप लगाते हैं तब मिलेगा 45% अनुदान। यहाँ पर भी वही रूल है कि 5 करोड़ का 45% जितना होगा उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है, ठीक है। यानी कि 10 करोड़ भी आप करेंगे तो 5 करोड़ का ही 45% मिलेगा आपको। सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, और सही उत्तर जो होगा सी होगा, उपरोक्त में से दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ए नंबर, समान क्षेत्रों में कुल लागत 2.5 करोड़ तक 35% का योगदान, ठीक है, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में कुल लागत 2.5 करोड़ तक 45% का योगदान यदि ग्रामीण क्षेत्र में है। सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों सही है, डी नंबर, उपरोक्त में से दोनों गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से दोनों गलत है।
गलत इसलिए है कि क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन में ग्रामीण क्षेत्र लिखा है, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र की सिचुएशन में 2.5 करोड़ रुपये तक ही मिलेगा अनुदान, लेकिन वो 50% होगा। क्लियर। और अनुसूचित क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र अगर रहता है तो वहाँ पर 75% होगा, 45% नहीं होगा। यानी कि 35% की जगह अगर 50% रहता और 45% की जगह अगर 75% रहता तब दोनों सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए दोनों गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण नीति के संदर्भ में एक तालिका मैंने बना दी है, इससे आप लोग याद कर जाइएगा, इस प्रश्न रह सकते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के इकाइयों को, परियोजनाओं को एक तरफ कर दिया गया है, और किस तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में आपका जो है अनुदान दिया जा रहा है, उसको दूसरे 2 तालिकाओं में है, कॉलम्स में है। चलिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई पर पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर में। तो समान क्षेत्र में 5 करोड़ तक है, 35% कुल अनुदान दिया जाएगा 5 करोड़ का। उससे कम होगा तो उससे कम राशि का 35% होगा, ठीक है, वही रूल है। अनुसूचित क्षेत्र में जो अनुदान है वो 5 करोड़ तक ही मिलेगा, लेकिन 45% मिलेगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए। इसी प्रकार अगर कोल्ड चेन संरक्षण के उद्देश्य से आप बनाते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो 7 करोड़ तक की राशि अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 35% अनुदान सामान्य क्षेत्र के लिए, और 7 करोड़ तक का राशि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में किए हैं तो 50% अनुदान उसका मिलेगा। उससे कम कीजिएगा तो उससे कम का 35 और 50 मिलेगा, उससे ज़्यादा भी कीजिएगा तो 7 करोड़ का ही 35 या 50% मिलेगा। सी नंबर आइए, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। तो इसमें जो है 2.5 करोड़ तक के लिए 50% मिलेगा, और अनुसूचित क्षेत्र में अगर आप हैं तो 2.5 करोड़ के लिए 75% तक अनुदान मिलेगा। इससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा का 75% या 50% नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कम कीजिएगा तो उस कम राशि का ही 50% या 75% मिलेगा। डी नंबर, खाद्य प्रसंस्करण की मेगा परियोजना। इसमें जो है 12 करोड़ तक की राशि अगर आप निवेश करते हैं तो उसका 35% जो है सामान्य क्षेत्र के लिए अनुदान मिलेगा, और 12 करोड़ रुपए तक का राशि अगर इन्वेस्ट करते हैं अनुसूचित क्षेत्र में तो 50% तक अनुदान मिलेगा, यानी कि 6 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 12 करोड़ का 50% 6 करोड़ हुआ ना, लेकिन 20 करोड़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अनुदान जो होगा वो 12 करोड़ का ही 50% यानी कि 6 करोड़ ही होगा, कम हो सकता है इससे। चलिए अब झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 से कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। झारखंड में सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना क्यों है? 45 नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर, झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। बी नंबर, झारखंड में सौर ऊष्मा वर्ष में 300 दिनों तक प्राप्त होते हैं। सी नंबर, झारखंड के सौर ऊर्जा में क्षमता, जो सौर ऊर्जा आता है वो बहुत ही आपका तीव्र आता है कर्क रेखा पर होने के कारण, यहाँ 4.5 से 5.5 गीगावाट तक है। डी नंबर, उपरोक्त में से तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर जो होगा डी ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। झारखंड में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? ए नंबर 2016, बी नंबर 2015, सी नंबर 2017, डी नंबर 2018। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 2015। चलिए 47 आते हैं। किस ऊर्जा नीति में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JSERC की स्थापना की गई? ए नंबर 2015, बी नंबर 2003, सी नंबर 2009, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 2003। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। झारखंड की सौर ऊर्जा नीति कितने वर्षों के लिए लागू रहेगी? सौर ऊर्जा नीति आपके जो ऑप्शंस हैं, ए नंबर 20 वर्ष, बी नंबर 10 वर्ष, सी नंबर 15 वर्ष, डी नंबर 25 वर्ष। उत्तर जो होगा बी होगा, 10 वर्ष। 49 नंबर आइए। सौर ऊर्जा नीति के तहत उत्पादित बिजली का वितरण किस अधिनियम के तहत होगा? बिजली का जो वितरण होगा, सौर ऊर्जा से तो बिजली उत्पन्न हो गया, उसका वितरण कैसे होगा? तो ये इसके लिए जो ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर विद्युत अधिनियम 1995, बी नंबर सौर ऊर्जा अधिनियम 2003, सी नंबर विद्युत ऊर्जा अधिनियम 2003, डी नंबर नवीकरणीय ऊर्जा अधिनियम 1995। ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है सी है, विद्युत ऊर्जा अधिनियम 2003। चलिए 50 नंबर देखते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से
किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है किस संस्था को? ए नंबर बरेडा, बी नंबर इरेडा, सी नंबर जरेडा, डी नंबर ऊर्जा मंत्रालय। इसका उत्तर जो होगा सी होगा, जरेडा। जरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। स्पेशली यूपी रेडा हुआ, जरेडा हुआ, यूरेडा हुआ, हर स्टेट के लिए अपना अपना एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बनाया गया है। उसी के आगे जो है स्टेट का पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर लग जाता है। यहाँ जरेडा इसलिए नाम है। 51 आइए, रूफटॉप प्लांट के तहत झारखंड के कुल कितने सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगना है? ए नंबर 50, बी नंबर 53, सी नंबर 100, डी नंबर 51। इसका उत्तर जो होगा बी होगा, 53। क्वेश्चन नंबर 52 आइए, सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को विद्युत शुल्क में कितने वर्षों के लिए छूट प्रदान की जाएगी? ए नंबर 5 वर्षों तक, बी नंबर 10 वर्षों तक, सी नंबर 20 वर्षों तक, डी नंबर 7 वर्षों तक। सही उत्तर जो होगा बी होगा, 10 वर्षों तक। इंपॉर्टेंट है। अब चलिए झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर आइए, औद्योगिक पार्क नीति के अनुसार किसी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? ये नंबर औद्योगिक पार्क कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में होंगे। चलिए बी नंबर देखिए, एक पार्क में कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयां होनी जरूरी है। सी नंबर, यह नीति छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना एक्ट 1949 की धारा क्रमशः 49 और 53 का विरोध नहीं करता है। ठीक है। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई स्टेटमेंट पे ही ऊपर गलत नहीं है, तीनों को तीनों सही हैं। 54 नंबर आइए, औद्योगिक पार्क के लिए किए गए आवेदन पर उपायुक्त को कितने समय के अंदर अनुमोदन कर देना होगा? ए नंबर 2 माह, बी नंबर 3 माह, सी नंबर 4 माह, डी नंबर 15 दिन। इसका सही उत्तर होगा 2 माह, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। यदि औद्योगिक पार्क विशिष्ट क्षेत्र का औद्योगिक पार्क है, विशिष्ट क्षेत्र का, स्पेशल कुछ है, ठीक है, तो इसके लिए जमीन और औद्योगिक इकाइयाँ कितनी होनी चाहिए? ए नंबर 15 और 10। ठीक है, 15 मीन्स 15 एकड़, औद्योगिक इकाइयाँ 10। पहले वाला जितना भी है 15, 10 से 11, 20 सभी एकड़ में है। बी नंबर 10 एकड़ और 5, सी नंबर 11 एकड़ और 6, डी नंबर 20 एकड़ और 7। जो सही उत्तर होगा बी होगा, 10 एकड़ और 5। 56 आइए, छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर औद्योगिक पार्क की स्थापना करनी हो तो CNT 1908 के किस धारा के तहत उपायुक्त अनुमति प्रदान करेगा? ए नंबर धारा 49, बी नंबर धारा 53, सी नंबर धारा 13, डी नंबर धारा 46। इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा, धारा 49। 57 आइए, निजी औद्योगिक पार्कों में औद्योगिक इकाइयों का आवंटन कम से कम कितने वर्षों के लिए होगा? ए नंबर 10 वर्ष, बी नंबर 30 वर्ष, सी नंबर 50 वर्ष, डी नंबर 20 वर्ष। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 30 वर्ष। 58 आइए, औद्योगिक पार्कों के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता कितने वर्षों के लिए होगी? जो भी वित्तीय सहायता दिए जाएंगे तो कितने वर्षों के लिए दिए जाएंगे? ए नंबर 5 वर्ष, बी नंबर 10 वर्ष, सी नंबर 15 वर्ष, डी नंबर 20 वर्ष। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर 10 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 59, औद्योगिक पार्क के लिए आवंटित भूमि में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हरित क्षेत्र का विकास करना है? ए नंबर 60%, बी नंबर 80%, सी नंबर 40% और डी नंबर 30%। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर 40%। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक पार्क के आवंटित भूमि का कितना प्रतिशत भाग लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योगों के लिए आरक्षित होगा? जो भी औद्योगिक पार्क के लिए जमीन मिलेगा जितना ना, उसका कितना परसेंट छोटे छोटे उद्योग के लिए आरक्षित होगा? ए नंबर 30%, बी नंबर 40%, सी नंबर 50%, डी नंबर 30%। इसका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा बी, 40%। चलिए 61 नंबर आते हैं। विशिष्ट निजी औद्योगिक पार्कों के लिए अधिकतम कितनी सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? विशिष्ट और निजी औद्योगिक पार्क के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सामान्य नहीं है, विशिष्ट है। कुछ स्पेशल उन लोगों को छूट होता है जहाँ विशिष्ट वर्ड यूज होता है। ए नंबर कुल लागत का 50%, बी नंबर अधिकतम 7 करोड़ रुपए, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर जो होगा सी होगा। जितने भी लागत होंगे 50% होंगे और जो 7 करोड़ होगा उसी का 50% मिलेगा। 7 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट होता है तो उसका 50% नहीं मिलेगा। निजी औद्योगिक पार्क का कुल लागत का 50% तक सहायता राशि दिया जाता है जो 10 करोड़ से अधिक नहीं हो। ठीक है,
तो विशिष्ट और निजी दोनों में आप अंतर समझ गए हैं। विशिष्ट वाले को चूँकि कम ज़मीन में भी अनुमति मिल जाती है, कम औद्योगिक इकाई भी स्थापित करने की उनकी अनुमति है, इसलिए इन्हें अधिकतम 7 करोड़ ही रखा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन होने के कितने वर्षों के अंदर उन्हें पूर्ण कर लेना होगा? अनुमोदित जब करेंगे तो अपने औद्योगिक पार्क को कंप्लीट कितने वर्ष के अंदर वो कर लेंगे? ए नंबर 5 वर्ष, बी नंबर 3 वर्ष, सी नंबर 10 वर्ष, डी नंबर 15 वर्ष। और इसका जो सही उत्तर है वह है बी 3 वर्ष। इस प्रकार झारखंड सरकार की नीतियों का यह पहला क्लास समाप्त होता है। इसके एक क्लास और लिए जाएंगे, उसके बाद जेपीएससी पेपर 1 शुरू होंगे। जो भी बचे हुए वहाँ पर पार्ट्स हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।